सिर्फ 9 दिन पहले ढाका के बीचों बीच दोपहर 2:25 पर एक नौजवान को गोली मार दी गई। शरीफ ओस्मान हादी 32 साल का, पेशे से एक बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चरर, लेकिन लाखों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ और ही था, एक अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन का प्रतीक। 18 दिसंबर तक वो मर चुका था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश में आग लगा दी, एक न्यूक्लियर आर्म पड़ोसी की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया और उस सेकेंड रिपब्लिक की पोल खोल दी जिसे लोग नई शुरुआत मान रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात जो आपको चौंका देगी, खासकर अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, अगले 50 दिन में बांग्लादेश में जो होने वाला है वो सिर्फ वहाँ के नागरिकों को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सीधे आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपके बॉर्डर्स और 2026 के वेस्ट बांग्ला इलेक्शंस पर असर डालेगा। और आज हम इसी को अनपैक करेंगे, एक दूर की खबर की तरह नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस में सुलगती हुई एक स्ट्रैटेजिक क्राइसिस की तरह। सबसे पहले इस आदमी को समझते हैं, क्योंकि हादी को समझना ही ये समझना है कि उसकी मौत एक नेशनल मुद्दा क्यों बन गई। शरीफ ओस्मान हादी का जन्म 1993 में हुआ था। उसके पिता एक मदरसा टीचर थे। हादी की अपनी पढ़ाई ट्रेडिशनल यानी मदरसा से अलीम डिग्री और मॉडर्न यानी ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस, दोनों का मिक्स थी। कागज़ पर वो हज़ारों दूसरे पढ़े लिखे बांग्लादेशी नौजवानों जैसा ही दिखता है, लेकिन जुलाई 2024 में बांग्लादेश में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध, जो शुरू हुआ था सिर्फ सरकारी नौकरियों में कोटे के खिलाफ, वो देखते ही देखते एक फुल स्केल रिवॉल्यूशन बन गया। सैकड़ों लोग मारे गए। हादी किनारे पर बैठने वालों में से नहीं था। वो ढाका के रामपुर इलाके में इस अपराइजिंग का एक फ्रंटलाइन कोऑर्डिनेटर था। खुद मोहम्मद यूनिस, जो अब इंटरिम पीएम है, उन्होंने बाद में हादी को जुलाई अपराइजिंग का एक निडर फाइटर कहा था। लेकिन जो चीज़ हादी को बाकी एक्टिविस्ट से अलग बनाती थी वो ये थी कि क्रांति के बाद वो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं गया, वो रेडिकल बन गया। 2025 में हादी ने इनकिलाब मोर्चो यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेवोल्यूशन नाम से एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया। नाम से ही साफ है कि वो क्या मानता था, कि क्रांति अभी अधूरी है, कि मोहम्मद यूनिस की नई सरकार वो सब नहीं कर रही जो करना चाहिए। हादी की आइडियोलॉजी के 3 बड़े पिलर्स थे। पहला, इंडियन हेगेमोनी का विरोध। ये सिर्फ नेशनलिस्ट बातें नहीं थी। हादी वो नक्शे बनाता था जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया गया था, जिसमें इंडिया का वेस्ट बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल था। वो मांग कर रहा था कि इंडिया के साथ साथ ट्रीटीज़ मॉडिफाई की जाए। दूसरा, फेसिज्म का खात्मा। इसका मतलब था अवामी लीग की पूरी तरह सफाई। वो चाहता था कि पार्टी को बैन किया जाए और उनके लीडर्स पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुकदमा चले। तीसरा, एक इंसाफ बेस्ड स्टेट, एक ऐसा देश जो न्याय पर चले। याद रहे, हादी कोई इस्लामिस्ट नहीं था, वो एक नेशनलिस्ट था, एक रेडिकल नेशनलिस्ट जो मानता था कि बांग्लादेश को इंडिया ने जकड़ रखा है और अवामी लीग ने करप्ट कर दिया है। दिसंबर 2025 में हादी ने आने वाले इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया, किसी बड़े पार्टी से नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एक खतरा बन गया था। अवामी लीग के छुपे हुए लॉयलिस्ट के लिए वो एक नई जनरेशन का चेहरा था जिसे खरीदा नहीं जा सकता। बीएनपी के लिए वो एक कंपटीशन था और इंडिया के लिए वो एक नाइटमेयर सिनेरियो था, एक एंटी इंडियन रेडिकल जो प्रो इंडियन अवामी लीग की जगह ले रहा है। पुलिस और उसके सपोर्टर्स के मुताबिक अपनी मौत के कुछ दिन पहले हादी को इंडियन फ़ोन नंबर से जान से मारने की धमकी मिली थी। 12 दिसंबर 2025, ढाका। हादी अभी एक मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला था। वो एक वैन पर रैली कर रहा था। दोपहर 2:25 पर ढाका के बिजी इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उसकी वैन को रोका और करीब से गोली मार दी। हादी को सर में गोली लगी। उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ उसने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की एक डार्क रियलिटी दिखा दी। पॉलिटिकल असैसिनेशन का तुरंत कम्युनल वायलेंस में बदल जाना। हादी की मौत की खबर व्हाट्सएप, फेसबुक और टिकटॉक पर आग की तरह फैली, लेकिन इसके साथ ही अफवाहें भी फैलने लगी। ये दावा किया गया कि शूटर इंडिया भाग गया है। ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस ने ये करवाया है।
आज के बांग्लादेश में जहां मीडिया डरा हुआ है, वहां ये अफवाहें ही सच मान ली जाती है। 18 दिसंबर की रात ढाका में दंगे शुरू हो गए। भीड़ ने द डेली स्टार के ऑफिस पर हमला किया, जो बांग्लादेश का एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। पत्रकारों को जान बचाने के लिए छत पर भागना पड़ा। प्रोथोम आलोक के साथ भी यही हुआ। क्यों? क्योंकि इन न्यूज़पेपर को रेडिकल एक्टिविस्ट प्रो इंडियन यानी प्रो अवामी लीग मानते थे। लेकिन सबसे डरावना मोड़ तब आया जब वायलेंस कम्युनल हो गई। 18 दिसंबर को ही एक हिंदू युवक दीपू चंद्रा दास को म्यामेन सिंह में लिंच किया गया और जला दिया गया। आरोप ब्लास्फेमी, जो अक्सर कम्युनल वायलेंस का एक बहाना होता है। इंटरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट फेज 2 लॉन्च किया। सिर्फ 48 घंटों में 1600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स का नाम लिया, फैज़ल करीम मसूद और अलमगीर शेख, और कहा कि ये अवामी लीग के एक्टिविस्ट थे। और फिर डिप्लोमेटिक क्राइसिस शुरू हुई। पुलिस ने कहा कि शूटर शायद इंडिया भाग गया है। इस एक लाइन ने मैसिव एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को हवा दे दी। ढाका में इंडियन हाई कमीशन के बाहर हज़ारों लोग जमा हो गए। चित्तागोंग में पत्थरबाजी हुई। जवाब में इंडिया ने वीज़ा ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। यहाँ टूरिस्ट बांग्लादेश जा सकते थे, ना बांग्लादेशी इंडिया आ सकते थे। जो एक बायलेटरल रिश्ता होना चाहिए था, वो अब एक टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक जंग बन चुका था। हादी की मौत इतनी एक्सप्लोजिव क्यों थी, इसे समझने के लिए हमें जुलाई 2024 में वापस जाना होगा, जब बांग्लादेश का सेकेंड रिपब्लिक शुरू हुआ। जून 2024 में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। मुद्दा था कोटा सिस्टम, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने जिस तरह रिएक्ट किया, जिसे आज जुलाई मैसेकर कहा जाता है, उसने सब बदल दिया। जितना हसीना ने दबाया, आंदोलन उतना बढ़ता गया, नारे बदले गए। कोटा रिफॉर्म से बाद हसीना मस्ट रिज़ाइन पर आ गई। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और इंडिया भाग गई। मिलिट्री ने पावर नहीं ली, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के अंडर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवा दी। हादी इसी जुलाई जनरेशन का हिस्सा है, वो जनरेशन जो मानती थी कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल किया है। लेकिन आज 16 महीने बाद ये जनरेशन मानती है कि उनकी क्रांति के साथ धोखा हो रहा है। उन्हें लगता है कि यूनिस धीमा है, कि बीएनपी वही पुराना करप्ट सिस्टम वापस लाएगी, कि इंडिया इंटरफियर कर रहा है। इसलिए हादी की मौत को एक साधारण मर्डर नहीं माना गया, इसे क्रांति पर हमला माना गया। ये मैसेज गया कि पुरानी फोर्सेस वापस आ रही है। मोहम्मद यूनुस जब अगस्त 2024 में आए तो वो एक सेवियर थे। आज उनकी नाव डूब रही है। यूनुस एक ग्लोबल लॉरिएट है, ग्रामीण बैंक के फाउंडर, लेकिन एक एनजीओ चलाना और एक क्योटिक देश की क्रांति चलाना 2 अलग बातें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेजिटिमेसी। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरिम गवर्नमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। यूनुस सरकार डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर चल रही है, यानी जब कानून काम ना करे तो देश बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ये फाउंडेशन बहुत कमज़ोर होती है। 3 वजहों से यूनुस का सपोर्ट ख़त्म हो रहा है। पहला, मॉब जस्टिस। 128 से ज़्यादा लोग भीड़ के हाथों मारे गए हैं। सरकार ने इसे नहीं रोका, बल्कि कई लोग मानते हैं कि सरकार ने इसे अलाउ किया ताकि अवामी लीग के लोग ख़त्म हो सके। दूसरा, मीडिया पर हमले। जब द डेली स्टार चले तो प्रेस फ्रीडम के नारे भी जल गए। इलेक्शन डिले। यूनुस ने पहले कहा जल्दी इलेक्शन होंगे, फिर फरवरी में होंगे, फिर अप्रैल में होंगे। हर डिले के साथ शक बढ़ता गया। आज की तारीख में बीएनपी उन्हें रुकावट मानती है, अवामी लीग उन्हें दुश्मन मानती है, स्टूडेंट उन्हें कमज़ोर मानते हैं। अगले इलेक्शंस में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये फ्रंट रनर है। इनके नेता तारिक रहमान लंदन से पार्टी चला रहे हैं। इनका एजेंडा सिंपल है, जल्दी इलेक्शन और इंडिया से छुटकारा। हाँ, बीएनपी अब खुलकर एंटी इंडियन रेटोरिक यूज़ कर रही है ताकि स्टूडेंट का वोट ले सके। दूसरी है जमात इस्लामी। ये इस्लामिस्ट पार्टी है। पहले ये दबाई गई थी, लेकिन अब ये फुल फॉर्म में है। इनके स्टूडेंट विंग्स छात्र चुनाव जीत रहे हैं। जमात कह रही है कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सीधे चुनाव में वो नहीं जीतेंगे, लेकिन इस सिस्टम में वो किंग मेकर बन सकते हैं। तीसरी है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी। ये जुलाई जनरेशन के स्टूडेंट्स की पार्टी है।
इनका कहना है ना इंडिया ना पाकिस्तान, सिर्फ बांग्लादेश ये नई सोच लाते हैं, लेकिन इनके पास बीएनपी जैसे ग्रासरूट नेटवर्क नहीं है। इनके लीडर हसनत अब्दुल्ला ने इंडिया को सीधी धमकी दी थी, अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हुआ तो हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट को पनाह देंगे। असली प्रॉब्लम आइडियोलॉजी नहीं, पेट है। बांग्लादेश की ग्रोथ 6% से गिरकर 3.9% पर आ गई है। 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, गैस क्राइसिस, फैक्ट्रीज़ के पास गैस नहीं है, 400 फैक्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं या पार्शियल चल रही हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई 10% से ऊपर है, चावल दाल सब महंगा हो गया है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, 50% नौजवान देश छोड़ना चाहते हैं। सोचिए, स्टैगफ्लेशन यानी ग्रोथ रुकी हुई है लेकिन प्राइजेस बढ़ रहे हैं। जब पेट खाली होता है तो दिमाग रेडिकल आइडियाज़ की तरफ जल्दी भागता है। यही वजह है कि एंटी इंडियन और एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। हसीना इंडिया की दोस्त थी, वो गई तो इंडिया का इन्फ्लुएंस भी गया। अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ है। पहला, डिप्लोमेट सिक्योरिटी, इंडियन मिशंस पर पथराव हो रहे हैं। दूसरा, शेख हसीना, वो इंडिया में है, बांग्लादेश उसे वापस मांग रहा है सजाए मौत देने के लिए, इंडिया मना कर रहा है। ये मुद्दा रिश्तों में जहर घोल रहा है। तीसरा, माइनॉरिटीज़, हिंदूज़ पर हमले बढ़ रहे हैं। जब वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रही तो माइनॉरिटीज़ को कौन बचाएगा। चौथा, 7 सिस्टर, अगर बांग्लादेश हॉस्टाइल हो गया और वहाँ इंसर्जेंट्स को पनाह मिल गई तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट खतरे में आ जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 20 किलोमीटर चौड़ा है, वो वनरेबल हो जाएगा। पांचवा, चाइना, यूनिस ने चाइना से कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। लमोहिनीरत एयरबेस जो इंडियन बॉर्डर के पास है वो चाइना डेवलप कर रहा है। इंडियन पार्लियामेंट के एक पैनल ने इसे 1971 के बाद का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज कहा था। जमात इस्लाम का वापस आना एक बहुत बड़ी घटना है। ये पार्टी शुरू से इंडिया के खिलाफ थी। 1971 में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। अवामी लीग ने इन्हें दबा कर रखा था, लेकिन अब अवामी लीग के जाने से जो वैक्यूम बना उसे सेक्युलर फोर्सेस नहीं बल्कि इस्लामिस्ट भर रहे हैं। स्टूडेंट्स इनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाकी पार्टीज करप्ट दिखती हैं और जमात खुद को डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड दिखाती है। अगर ये किंग मेकर बन गए तो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसीज़ पाकिस्तान की तरफ झुक सकती हैं। अगले 50 दिन में 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो ए, स्टेबल ट्रांजिशन, जिसके 30% चांसेस हैं। इलेक्शन होते हैं, बीएनपी जीतती है, यूनिस हटता है, हालात धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं, इंडिया नई सरकार के साथ डील करना सीख लेता है। सिनेरियो बी, प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी, इसके 50% चांसेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। इलेक्शन रिजल्ट्स पर लड़ाइयाँ होती हैं, धांधली का आरोप लगता है, दंगे और बढ़ते हैं, इकोनॉमी और डूबती है, वायलेंस चलता रहता है। सिनेरियो सी, मिलिट्री टेक ओवर, अगर वायलेंस कंट्रोल से बाहर हो गई तो आर्मी स्टेप इन करेगी देश बचाने के लिए, इंटीम गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, डेमोक्रेसी फिर से ख़त्म होगी। बांग्लादेश की ये क्राइसिस हमें एक बड़ी चीज़ सिखाती है, अथॉरिटेरियनिज्म से डेमोक्रेसी के रास्ते सीधे नहीं होते। इंडिया के लिए ये कोई तमाशा देखने का वक्त नहीं है। पड़ोस के घर में आग लगी हो तो लपटें आपके घर तक भी आएंगी। रेफ्यूजी, इकोनॉमिक लॉस, सिक्योरिटी थ्रेट्स सब इंडिया पर असर डालेगा। अगले 50 दिन साउथ एशिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। बांग्लादेश पर नज़र रखिए क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ वहाँ नहीं रहने वाला। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।